नमस्कार जी सभी को। आज मैं हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नए टॉपिक के साथ, पास्ट एंड बैक इफ़ेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन के अंदर कहा था कि मैम स्टार्क इफ़ेक्ट करवा दीजिए, पास्ट एंड बैक इफ़ेक्ट करवा दीजिए। तो मुझे लगा स्टार्क इफ़ेक्ट पर जाने से पहले हमें पास्ट एंड बैक इफ़ेक्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज जो क्वांटम मैकेनिक्स की ऑनगोइंग सीरीज़ थी क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2, उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट में जीमन इफ़ेक्ट जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग वे। और आप लोगों ने उसमें कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए कि दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। तो उसी सीरीज़ के अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे पास्चन बैक इफ़ेक्ट। अब आपको नाम सुन के ऐसे लग रहा होगा कि पास्चन नाम का कोई साइंटिस्ट है, बैक बेंचर रहा होगा और पीछे बैठकर उसने क्लासरूम में या कहीं पर पीछे बैठ के उसने इस इफ़ेक्ट को जन्म दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली 2 जर्मन फिजिस्ट थे, लुइस कार्ल हेनरिच फ्रेडरिच पास्चन एंड अर्नेस्ट बैक। 1912 के अंदर उन्होंने इस इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व किया। और जीमन इफ़ेक्ट की कंट्रीब्यूशन में ही मैं बात करूंगी। जीमन इफ़ेक्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 2 टाइप का जीमन इफ़ेक्ट होता है, नॉर्मल जीमन इफ़ेक्ट, अनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट। तो पास्चन बैक इफ़ेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेने से पहले आपको जीमन इफ़ेक्ट की थोड़ी सी जानकारी होनी ज़रूरी है। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो जीमन इफ़ेक्ट की नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप लोग वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो जीमन इफ़ेक्ट क्या था? फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड वीक भी हो सकती है। अगर फील्ड होती है स्ट्रॉन्गर तो हम ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मल जीमन इफ़ेक्ट, और अगर फील्ड होती है वीकर तब हम ऑब्जर्व करते हैं अनॉमलस जीमन इफ़ेक्ट। बहुत डिटेल के अंदर हमने वहाँ पर इसको अंडरस्टैंड किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा वो एक बार उसको ज़रूर देख लें, तभी पास्चन बैक इफ़ेक्ट समझ में आए। अब जब फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, मैंने वहाँ पर भी एग्जाम्पल चोर की, घर वालों की एग्जाम्पल्स दे के अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर देखिए उसको। मैं रिमाइंड करवा देती हूँ कि जब फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है तो उस टाइम पे वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एल और एस, एंगुलर मोमेंटम एल और एस, इनकी कपलिंग को तोड़ देती है। ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है स्प्लिटिंग के अंदर। और अनॉमलस जीमन इफेक्ट में क्योंकि फील्ड वीकर होती है एंड एल एंड एस दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे देते हैं। ये जे प्रिसीजन करता है बी के अबाउट। अब ये एल एस जे ये क्या बला है? हमें पता है एवरी एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अराउंड हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस न्यूक्लियस के अराउंड, अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ करंट लूप। अब अगर इसके पास करंट है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इसका मतलब इस ऑर्बिटल मोशन के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन भी करता है, इट ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से ये मोशन न्यूक्लियस के अबाउट करता है। अब वो भी करंट है, उसके पास भी करंट है, उसकी भी एक फील्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो दोनों में लड़ाई होगी, मतलब दोनों इंटरैक्ट करेंगी। अब दोनों में से कौन सी डोमिनेट करती है उसके बेस पे जो एटम है वो रिस्पॉन्ड करता है और उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है। एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाते हैं, एनर्जी लेवल्स में चेंज यानी कि फ्रीक्वेंसी में चेंज, फ्रीक्वेंसी में चेंज यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब पास्चन बैक इफेक्ट में क्या होता है? पास्चन बैक इफेक्ट को पास्चन और बैक ने अनॉमलस जीमन इफेक्ट से उठाया। हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसके रास्ते में हमने रख दी है डिस्चार्ज ट्यूब। जिस भी सैंपल का आपने स्पेक्ट्रम लेना है, हम 2 व्यू लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनल व्यू लेते हैं। हम यहाँ पर भी हम टेलीस्कोप लगा सकते हैं, हम टेलीस्कोप यहाँ पर भी लगा सकते हैं व्यू करने के लिए। एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू होता है, एक ट्रांसवर्स व्यू होता है।
और अनोमलस जीमन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि ये जो फील्ड हमने लगाई है, दिस फील्ड इज द वीकर वन। अगर ये फील्ड वीक है तो उस टाइम पे एल और एस जो होते हैं वो दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले कि एंगुलर मोमेंटम है टोटल जे, इसके अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो प्रिसीजन करता है एल, और एस जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये भी इसके अबाउट प्रिसीजन करता है, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों मिलके हमें क्या दे देंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जे उस मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट प्रिसीजनल मोशन एग्जीक्यूट करने लग जाता है, और इसकी प्रोजेक्शन ऑन बी हमें क्या देती है, एम जे, वैल्यूज प्लस जे से लेकर माइनस जे तक। तो ये तो कहानी थी अनोमलस सीमन इफेक्ट की। लेकिन अब पास्टर और बैक ने इसमें क्या मॉडिफिकेशन की, उन्होंने कहा कि अगर हम इस चलते एक्सपेरिमेंट में इस मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देते हैं, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी वर्किंग, आई एम रियली सॉरी, अगर हम उसको फील्ड को स्ट्रॉन्गर कर देते हैं और वो फील्ड इतनी स्ट्रॉन्गर हो जाती है कि इनकी म्यूचुअल कपलिंग से बढ़ जाती है, मीन्स इफ फील्ड बिकम अप्लाइड फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एटम, तो ये क्या करती है, इनकी म्यूचुअल कपलिंग को ब्रेक कर देती है। अब ये एल और एस आपस में नहीं मिलेंगे, ये इंडिविजुअली इसकी तरफ जाएंगे, तो ये दे विल नॉट गिव यू द जे, ये आपको जे नहीं देंगे, ये इंडिविजुअली एल जो है वो बी के अबाउट प्रिसीजन करेगा और इंडिविजुअली जो एस है वो भी बी के अबाउट प्रिसीजन करेगा, और जे की कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं रहेगी। एल अलग से प्रिसीजन करेगा, एस अलग से प्रिसीजन करेगा। और अब नॉर्मल जीमन इफेक्ट और पास्ट एंड बैक इफेक्ट में क्या फर्क है, क्योंकि हमें पता है फील्ड स्ट्रांग होते ही अनॉर्मल जीमन इफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट एंड बैक नॉर्मल जीमन इफेक्ट में। अब नॉर्मल आप कहेंगे कि फिर इसको नॉर्मल जीमन इफेक्ट ही क्यों नहीं कह दिया, अगर फील्ड स्ट्रॉन्गर हो गई है तो अनॉर्मल जीमन इफेक्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल जीमन इफेक्ट। तो पास्ट एंड बैक ने क्या किया, नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर हमने इस एस को नेग्लेक्ट कर दिया था, इसकी कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से हमने कहा कि सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वही पार्टिसिपेट करता है, उसकी वजह से ये सब होता है। लेकिन पास्टर और बैक ने इसको भी साथ में रखा कि चाहे इसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है लेकिन कितना है, और वो इंडिविजुअली बी के साथ, इंडिविजुअली एल का बी के साथ, इंडिविजुअली एस का बी के साथ उन्होंने कैलकुलेट किया। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट ऑफ normal Zeeman effect, anomalous Zeeman effect and past and back effect. So coming on to past and back effect कि आपको एग्जामिनेशन में इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए पास्ट एंड बैक इफेक्ट क्या है, द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूचुअल कपलिंग ऑफ सेवरल एंगुलर मोमेंटा इन फेवर ऑफ कपलिंग टू मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पास्ट एंड बैक इफेक्ट। कि जैसे ही आप फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो जितने भी एंगुलर मोमेंटम काम कर रहे हैं उनकी म्यूचुअल कपलिंग, उनकी आपस में बॉन्डिंग टूट जाती है, फील्ड के अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट एंड बैक इफेक्ट। इन अदर वर्ड्स पास्ट एंड बैक इफेक्ट इज द इंटरकन्वर्जन ऑफ अनॉमलस जीमन इफेक्ट इनटू नॉर्मल जीमन इफेक्ट इफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम स्ट्रॉन्गर। अभी मैंने आपको समझाया कि अनॉमलस जीमन इफेक्ट में वीक फील्ड होती है एक्सटर्नल, अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो वो नॉर्मल जीमन इफेक्ट बन जाता है। उस नॉर्मल जीमन इफेक्ट के अंदर थोड़े से चेंजेस करके एक नई डिश पास्टन और बैक शेफ ने हमारे सामने प्रोड्यूस कर दी, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एंड बैक इफेक्ट। नाउ इन अनॉमलस जीमन इफेक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर than the internal magnetic field due to orbital and spin motion of electron. Therefore, coupling between orbital angular momentum L and spin angular momentum S remains intact. क्योंकि field weaker है तो L और S दोनों ही contribute करेंगे, means both will contribute in splitting of spectral lines, both combine to form total angular momentum J that precesses around applied magnetic field B. तो आपको एग्जाम में इसके साथ डायग्राम बनानी होती है, तो देखिए दिस वन इज द वेक्टर मॉडल ऑफ अनॉमलस जीमन इफेक्ट। ये है एंगुलर मोमेंटम L जो कि प्रिसीजनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है J के अबाउट, ये है एंगुलर मोमेंटम S स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो कि प्रिसीजनल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम J के अबाउट। और ये J हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड रूट J इंटू J प्लस 1 H कट होता है। इसी तरीके से L का मैग्नीट्यूड रूट L इंटू L प्लस 1 H कट, S का magnitude root S into S plus 1 H cut. This J is total angular momentum, this is orbital angular momentum and this is spin angular momentum.
और जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो ये जे प्रिसीजनल मोशन एग्जीक्यूट करता है अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड बी, और इसकी प्रोजेक्शन, इसकी इमेज आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ऑन बी एक्सिस, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपको किसकी मिल जाती है, एम जे की। और अगर फील्ड हमने जेड डायरेक्शन में लगाई है तो हम इसको क्या बोलेंगे, जेड कंपोनेंट ऑफ दिस टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो दिस इज वेक्टर मॉडल ऑफ अनोमलस सीमन इफेक्ट। इस पैराग्राफ तक हमने इसी बात को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आप लिखोगे व्हेन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स ग्रेटर देन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एल एंड एस। मतलब अब आपने मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दिया, उसको स्ट्रॉन्गर कर दिया है। देन कपलिंग बिटवीन एल एंड एस इज ब्रोकन डाउन। अब एल और एस का आपस का प्यार खत्म हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर फूट डालने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ चुकी है। नाउ एल एंड एस स्टार्ट प्रिसीजिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड बी इंडिपेंडेंटली वो प्रिसीजन मोशन करेंगे। Precisional motion being smaller contribution of S is neglected and we consider only orbital angular momentum vector L start precising about magnetic field. Only contribution of orbital angular momentum is effective now and splitting of spectral line takes place similar to normal Zeeman effect now. और यही सब अगर हम S को neglect कर देते हैं तो वो normal Zeeman effect है, और यही काम पास्टन और बैक ने कहा कि होता है कि अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को पास्टन बैक इफेक्ट बोला। इसके बाद पास्टन और बैक के दिमाग में ये चीज़ आई कि हमने ये जो एस नेग्लेक्ट किया नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट में, वो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम नेग्लेक्ट ना करें देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी नाउ। एक बार देख लीजिए, आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, आपको अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट के बारे में लिखना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, और फिर आपको बात करनी है अनोमलस से नॉर्मल कन्वर्जन की। एंड आफ्टर दैट यू विल टॉक अबाउट वेक्टर मॉडल। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया अनोमलस ज़ीमन इफेक्ट का। दिस इज वेक्टर मॉडल फॉर पास्टन बैक इफेक्ट ऑन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड when it becomes stronger enough to break coupling between L and S, Paschen back effect is observed with following vector model। तो ये देखिए L इंडिविजुअली B के अबाउट प्रिसीजन मोशन कर रहा है और ये S, तो ये देखिए फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, फील्ड बहन जो हैं इतनी स्ट्रॉन्गर हो गई हैं कि ये L को अपनी तरफ खींच लेती हैं। L इंडिविजुअली इसके आसपास प्रिसीजन करता है और जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है S वो इंडिविजुअली प्रिसीजन करता है। अब ये प्रिसीजन क्यों करते हैं? आपको पता है कि हर एक एटम जो है वो एक डायपोल है और एटम के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसके पास तो दो मोशंस है, ऑर्बिटल एंड स्पिन। दो अलग अलग तरीके की मैग्नेट्स हैं, दो अलग अलग तरीके के एंगुलर मोमेंटम है, तो वो दोनों अलग अलग रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं अगर B स्ट्रांग होती है तो। इसकी प्रोजेक्शन ऑन B हमें देती है वैल्यू ऑफ MS, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर वैल्यू देती है ML। इसका एंगल हम यहाँ से θ1 अज्यूम कर लेते हैं, इसका एंगल हम फील्ड के साथ θ2 अज्यूम कर लेते हैं। सो दिस इज द वेक्टर मॉडल फॉर पास्टन बैक इफेक्ट जो आपको एग्जाम में बनाना है। L का एंगल θ1, S का एंगल θ2, ये हो गया इसका। अगर ये फील्ड Z एक्सिस के अलोंग काम कर रही है तो ये हो जाएगा इसका Z कंपोनेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, और ये हो जाएगा Z कंपोनेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। इसी को अब ये आपने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। नाउ L and S precise independently about B in such a way that projection of L and B is an integer ML having values, ML की वैल्यूज प्लस L से लेकर माइनस L तक with the gaps of 1 1 1, और टोटल 2L + 1 वैल्यूज ये लेता है। और प्रोजेक्शन ऑफ S on B हमें किसकी वैल्यू देगी, MS की, और उसकी वैल्यूज हमें पता है या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है। ओनली प्लस माइनस हाफ, इट कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज। अब 2 वैल्यूज इसकी हो गई, 2L + 1 वैल्यूज इसकी हो गई, सो टोटल वैल्यूज विल बिकम 2 × 2L + 1। उसके बाद आपको एग्जाम में लिखना है एज ML कैन हैव 2L + 1 वैल्यूज एंड MS हैज 2 वैल्यूज, सो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ एन एटम आर 2 × 2L + 1। If we don't neglect the contribution of S, आ गई बात पास्टन और बैक ने जो की, then total energy of atom in magnetic field has following components।
क्योंकि हमें पता है इस इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी में चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस किस किस वजह से होंगे, प्रिसीजन ऑफ एल अबाउट बी इसकी वजह से, प्रिसीजन ऑफ एस अबाउट बी इसकी वजह से, और इनकी आपस की इंटरेक्शन की वजह से, एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एल एंड एस। लेकिन हमें पता है कि ये जो इंटरेक्शन है ये तो हो ही नहीं रही है क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्गर हो चुकी है, तो ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी बिकॉज ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। अब हमें यूज करनी है वेल नोन लार्मर्स थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू लार्मर्स थ्योरम द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन ऑफ एल अबाउट बी, हमने लार्मर थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पर डायरेक्टली उठा लिया है, वहाँ पर आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो प्रिसीजन ऑफ, जब एल प्रिसीजन करता है बी के अबाउट, तो वो जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से प्रिसीजन करता है दैट इज E/2m बी वैक्टर। E/2m इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम होती है। एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन ऑफ एस अबाउट बी ओमेगा इज 2 इंटू E/2m बी। अब ये जो 2 फैक्टर है, ये 2 फैक्टर डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन की 2 टाइप की स्पिन को, कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मेरे पास सपोज 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मुझे पता है कि और वो 25 इलेक्ट्रॉन्स अप स्पिन वाले होंगे, 25 डाउन स्पिन वाले होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर 2 सब सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से कुछ की स्पिन अप है, कुछ की स्पिन डाउन है। दैट इज वाई हमें यहाँ पर इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ एल अबाउट बी, एल ने बी के अबाउट जो प्रिसीजन की उसकी वजह से जो एनर्जी में चेंज आया वो क्या रहेगा, म्यू बी बी एम एल। दिस म्यू बी इज बोर्स मैग्नेटोन, बी मैग्नेटिक फील्ड, एम एल हम लोगों को पता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो जेड कंपोनेंट हमने लिया था, वो जो प्रोजेक्शन ऑफ एल ऑन बी रहती थी वो। अब ये म्यू बी इज बोर्स मैग्नेटोन, जिसकी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला EH/4πm होता है, एंड इट्स वैल्यू इज 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको ये पता है कि बोर्स मैग्नेटोन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, या ये वो यूनिट है जिसकी टर्म में हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम को एक्सप्रेस करते हैं, जिसने क्वांटाइजेशन का ताज जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट को पहनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोर्स मैग्नेटोन। अब इसी तरीके से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रिसीजन ऑफ एस अराउंड बी, वो क्या हो जाएगी, डेल्टा ESB म्यू बी 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 एस, म्यू बी बोर्स मैग्नेटोन की वैल्यू, बी एम एस, अगेन 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 टाइप की स्पिन रहती है, कौन कौन सी, अप स्पिन डाउन स्पिन, इसकी वैल्यूज +½ -½ इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। And after then we will consider the sum of these two energies, क्योंकि थर्ड टर्म तो हमें पता है नेग्लेक्ट ही हो गई है। Now the sum of these two energies is given by delta EB, टोटल चेंज इन जो एनर्जी आएगा ELB ESB, डेल्टा ELB डेल्टा ESB, हमने दोनों वैल्यूज को पुट करवा दिया, EHB/4πm कॉमन निकल गया, ml + 2ms वैल्यू विद इन ब्रैकेट हमारे पास बच गई। उसके बाद हमें शिफ्ट कैलकुलेट करना है, हमें या तो वेवलेंथ में शिफ्ट चाहिए या फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट चाहिए। अब पास्टर और बैक ने वेव नंबर में शिफ्ट कैलकुलेट किया था, सो टर्म शिफ्ट इन वेव नंबर गामा बी इज इक्वल टू डेल्टा EB/SC, क्योंकि जो टर्म शिफ्ट होता है, टर्म शिफ्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, एनर्जी अपॉन HC, क्योंकि देखिए आप लोगों को ये पता है एनर्जी अपॉन HC में बोल रही हूँ टर्म शिफ्ट, एनर्जी हमें पता है H न्यू होती है, HC ये हो गया C/न्यू, न्यू/C, एंड न्यू/C आपको पता है 1/λ होता है, बिकॉज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो आप इसको इधर लेकर आएंगे 1/λ, ये हो गया न्यू/C, और 1/λ आपको पता है क्या होता है, वेव नंबर, और इसीलिए हमने कहा कि वेव नंबर में शिफ्ट क्या होता है, एनर्जी अपॉन HC। सो मैंने आपको डायमेंशनली समझा दिया है। सो एनर्जी की ये वैल्यू हम पुट करा देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे HC से, H और H एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहती, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, सो H से H कट जाएगा, हमारे पास बचेगा EB/4πmc ml + 2ms। अब ये तो रही एनर्जी के अंदर जो शिफ्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। अब एक सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और उसकी एल और एस की जो आपस की इंटरेक्शन रहती है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है
वो एनर्जी हम लोग ऑलरेडी एल एस कपलिंग में कर चुके हैं। डायरेक्ट रिजल्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, दैट एनर्जी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ एल मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस एल इंटू एस, एंड ए की वैल्यू क्या रहती है, आर एल्फा स्क्वायर जेड 4 एन क्यूब एल प्लस हाफ एल प्लस 1। अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हुए इस कॉस एल एस को कॉस एल बी कॉस एस बी लिख लिया। ये रिजल्ट्स हमने डायरेक्ट इंटरेक्शन एनर्जी से लिए हैं, और उन वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब मैंने इस एल को इसके साथ, इस एस को इसके साथ कनेक्ट करके लिख लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रुपिज्म कुछ भी हो, क्लास में आप किसी भी डेस्क पे बैठे हों, अगर टीचर की समझ आ रही है तो आपको हर जगह पर आएगी। तो ये ग्रुपिंग कर दी है हमने। अब ये एल कॉस थीटा 1 और ये एस कॉस थीटा 2 क्या है, एम एल और एम एस है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमने यहाँ पर ये जो वेक्टर मॉडल लिया था, ये एस इधर जा रहा है, तो इस एस का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा 2, जो कि इसकी वैल्यू है एम एस की, जेड कंपोनेंट। इसी तरीके से इस एल का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जहाँ एंगल बन रहा होता है, उधर कंपोनेंट कौन सा जाता है, एल कॉस थीटा 1, और इधर जो वैल्यू है प्रोजेक्शन वो क्या है, एम एल। इसका मतलब एम एल का वैल्यू क्या हो गया, एल कॉस थीटा 1, और एम एस की वैल्यू क्या हो गई, एस कॉस थीटा 2। तो हमने एस कॉस थीटा 2 को एम एस पुट कर दिया, और एल कॉस थीटा 1 को हमने एम एल पुट कर दिया, where ml is equal to L cos theta 1 and ms is equal to S cos theta 2. So total term shift is given by equation number 6 और equation number 7. Equation number 6, equation number 7, इन दोनों का sum, इन दोनों को ऐड करवा दिया, and this is all the total energy, and this expression helps us to calculate the shift in spectral lines in Paschen-Back effect. तो ये थी सारी की सारी कहानी पास्चन-बैक इफेक्ट की। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टार्क इफेक्ट की, एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। स्टार्क इफेक्ट थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हमें उसको 3 पार्ट्स में करना पड़ेगा। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे वीक फील्ड स्टार्क इफेक्ट की, एंड इन द लास्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टार्क इफेक्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।